स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। आज हम जो है आपका प्रैक्टिस सीरीज जो पार्ट नंबर 2 था उसी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो आगे आज करवाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज के डेट में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो इसमें देखिएगा आपका कह रहा है क्वांटम मैकेनिज्म में, न्यूटन लॉ में, बाइनरी सिस्टम में, और चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर में डेटा की इकाई क्या होती है। जैसा कि हमने बताया था क्वांटम जो कंप्यूटर होता है वह क्यूबिट पे काम करता है, यानी कि 0 और 1 दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्यूबिट ऑप्शन इज अ राइट आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबिट किसका संक्षिप्त रूप है। पहला ऑप्शन है क्वांटम बिट का, दूसरा है क्विक बिट, तीसरा है क्वेरी बिट और चौथा है क्वालिटी बिट बेटा। तो आपका ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वांटम से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा वो क्वांटम बिट पे ही काम करता है। ठीक है, क्वांटम बिट पे काम करता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य कंप्यूटर किस पर आधारित होता है। जो सामान्य कंप्यूटर है वो किस पर आधारित होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, यानी कि 0 या 1 पे काम करता है, यानी कि बिट्स पे काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेटा। चलिए दूसरा कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। क्रिप्टोग्राफी में, वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये फ्यूचर कंप्यूटिंग है, तो क्वांटम कंप्यूटर आज के डेट में क्रिप्टो करेंसीज में भी, क्रिप्टोग्राफी में भी काम आता है और वेदर फोरकास्टिंग में भी आता है, साइंटिफिक रिसर्च में भी आता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ऑप्टिकल कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। ऑप्टिकल कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, या मैग्नेटिज्म का, या हीट का। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर जो होता है, यानी कि इसको हम प्रकाशीय कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लाइट का उपयोग होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्टिकल कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है। सबसे पहला है यहाँ पे कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा है मैग्नेटिक टेप और चौथा है आपका वैक्यूम ट्यूब। तो ऑप्टिकल फाइबर में हमेशा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से होता है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल फाइबर प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्टिकल कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्टिकल कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है। कम गति, अधिक बिजली खपत, उच्च गति डेटा ट्रांसफर, या चौथा ऑप्शन कम स्टोरेज। तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है जो होता है वो डेटा ट्रांसमिट करता है लाइट वेव के माध्यम से। तो इसमें जो गति होती है वो प्रकाशीय गति होती है, यानी कि उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन का काम करती है प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कंप्यूटर किस पर आधारित होता है। नैनो टेक्नोलॉजी पे, डीएनए मॉलिक्यूल्स पे, ऑप्टिकल फाइबर पे, या क्वांटम मैकेनिज्म पे। तो डीएनए कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे कभी पूछ ले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप इसको भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, डीसी। ठीक है, ये आपका डेक्सी रिबॉक्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिऑक्सी रिबॉस
न्यूक्लिक एसिड प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां पे आप देखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, डीएनए कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? बायोलॉजी में, मेडिकल रिसर्च में, जेनेटिक रिसर्च में, या उपरोक्त सभी? इसमें जो डीएनए का उपयोग होता है ये लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग होते हैं, यानी कि बायोलॉजी में भी होता है, मेडिकल रिसर्च में और जेनेटिक रिसर्च, लगभग सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। चलिए नेक्स्ट है, डीएनए कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, आरएनए का या डीएनए का या प्रोटीन का या एंजाइम का? तो हमेशा इसमें डीएनए का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नैनो कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? नैनो कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हो? तो नैनो हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, नैनो कंप्यूटर का आकार लगभग कितना होता है? तो नैनो कंप्यूटर जो होता है इसमें दे ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या किलोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर, वो 10⁻⁹ के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं 1/1000वें हिस्से के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इतनी स्पीड में इसमें काम होता है, मतलब आकार की बात करें तो इसमें आकार, सॉरी स्पीड बोल दिया, आकार होता है इसका नैनो, एकदम बिल्कुल नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, नैनो कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मेडिकल फील्ड में, रोबोटिक्स में, माइक्रो डिवाइस में, उपरोक्त सभी? तो जितने भी डिवाइसेस बहुत लाइट वेट और माइक्रो डिवाइसेस जितने हैं उन सब में, रोबोटिक्स में, मेडिकल फील्ड में, ये लगभग सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर में एक क्यूबिट की स्थिति क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट की स्थिति क्या होती है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटम कंप्यूटर में एक साथ दोनों काम करते, 0 और 1 दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1 दोनों। ध्यान दीजिएगा यहां और ऑप्शन लगाना है, 0 और 1, कभी कभी 0 या 1 दे देता है, तो उस चीज को आप नोट आउट करिएगा। 0 और या 1 जो होता है वो केवल और केवल सामान्य कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कंप्यूटर में गणना किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर में जो होता है वहां पे फोटोन का यूज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन सब का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ वहां पे फोटोन का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो यहां पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीएनए कंप्यूटर का विचार सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, 1994 में, ठीक है, लियोनार्ड एडलेनमैन, ठीक है, ये आपके लियोनार्ड एडलेनमैन, ठीक है, ये थे। यहां पे कभी कभी यम भी होता है, लियोनार्ड एम एडलेन, ठीक है, इन्होंने इसका विचार सबसे पहले डीएनए कंप्यूटर का लेकर आए। चलिए नेक्स्ट है, नैनो कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में भविष्य में अधिक होगा? मेडिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, रोबोटिक्स में, उपरोक्त सभी? ये लगभग सभी क्षेत्रों में नैनो कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम है? ठीक है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, मतलब इनमें से सारे ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, तो यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्टिकल कंप्यूटर में डेटा का संचार किसके द्वारा होता है? ऑप्टिकल कंप्यूटर में, जैसा कि हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने देखा था अपनी क्लास में कि लाइट के माध्यम से इसमें सब कुछ होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाइट सिग्नल प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, डीएनए कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाओं के लिए उपयोगी है?
डीएनए कंप्यूटर किस प्रकार के, बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के लिए, जेनेटिक के लिए, या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए? तो देखिए ये सारे ऑप्शन सही हैं, बायोलॉजिकल के लिए भी होता है, जेनेटिक के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, नैनो कंप्यूटर का आकार किस स्तर का होता है? तो नैनो कंप्यूटर हमेशा बहुत छोटे आकार का होता है, यानी कि नैनो लेवल का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर किस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर लगभग सभी क्षेत्रों में काम करता है, मतलब जो बड़े लेवल की कैलकुलेशन होता है उन सब में काम करता है, क्रिप्टोग्राफी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, लगभग सभी में काम करता है प्यारे बच्चों। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहा है कि ऑप्टिकल कंप्यूटर में सब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता कैसी होती है? तो जो डेटा स्टोरेज है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। पहले तो आप जो क्लास है उसको देखिए, फिर उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखिए, तब जाकर के आपका जो ज्ञान होगा वो संपूर्ण होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नहीं कि पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए फिर जाकर के आप थ्योरी देखिए, थ्योरी पहले पढ़िए। ठीक है, समझिए उस चीज को, एक दो बार देखिए, जब आपको अच्छे से तैयार हो जाए तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के करिए। तो आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हमने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो मैंने क्लास में किए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए। नेक्स्ट है, नैनो कंप्यूटर किसके अंदर भी काम कर सकता है? ठीक है, तो आज के डेट में जो नैनो कंप्यूटर है ना वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ह्यूमन बॉडी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्यूबिट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्यूबिट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक तो आपको दे रखा है सुपरविजन, दूसरा है बाइनरी सिस्टम, मैग्नेटिक स्टोरेज, और चौथा है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। तो इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ये सुपर पोजिशन पे काम करता है। सुपर पोजिशन यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग पे भी चलता है ये एक साथ, यानी कि सुपर पोजिशन या पैरेलल प्रोसेसिंग एक ही नाम से आप जान सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होगा? कम्युनिकेशन में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, साइंटिफिक रिसर्च में। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर हर जगह, कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, सभी जगह, क्योंकि स्पीड की बात आएगी तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सीधी सी बात है कि ऑप्टिकल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, डीएनए कंप्यूटर में किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी होगा? जेनेटिक में, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल रिसर्च में, उपरोक्त सभी में। तो डीएनए जो होता है मेडिकल सेक्टर में भी उपयोगी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी उपयोगी है, और जेनेटिक सेक्टर में भी उपयोगी होता है। ठीक है, जो आपका डीएनए रिसर्च वगैरह होता है कि ये पता लगाते हैं कि ये पौधा कितने सालों का है, या कोई डेड बॉडी है वो कितने टाइम पहले उसका जो है वो कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई है, तो ये सब चीजें पता लगाने का, या कोई बच्चा किसका है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजीज यानी कि इसी कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी प्यारे बच्चों। ठीक, नैनो कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करता है? तो नैनो कंप्यूटर हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी का काम करता है, नैनो लेवल पे काम करता है। ये सारे ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आता है, क्वांटम कंप्यूटर में कौन सी विशेषता होती है? तो क्वांटम कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कंप्यूटर में किसका उपयोग नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बजा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्टिकल कंप्यूटर में किसका उपयोग नहीं होता है? लाइट का, फोटोन का, ऑप्टिकल फाइबर का, इलेक्ट्रॉन का। देखिए ऑप्टिकल कंप्यूटर में आपका लाइट भी यूज होता है, फोटोन भी यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी कंपोनेंट के रूप में यूज होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है डीएनए कंप्यूटर किस प्रकार के अणुओं का उपयोग करता है? तो हमेशा डीएनए कंप्यूटर डीएनए मॉलिक्यूल्स का उपयोग करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट, नैनो कंप्यूटर की गति कैसी हो सकती है? तो नैनो कंप्यूटर बहुत तेज होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटर का भविष्य किस क्षेत्र में अधिक है? तो क्वांटम कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आता है, क्रिप्टोग्राफी में, ड्रग डिस्कवरी में, उपरोक्त सभी में, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर माना जाता है? ठीक है, अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंप्यूटर्स, ठीक है, क्वांटम हो, ऑप्टिकल हो, डीएनए हो, या आपका नैनो कंप्यूटर हो, ये सब फ्यूचर कंप्यूटर है आज के डेट में, ठीक है, और ये भविष्य में और भी तगड़े होंगे टाइम के साथ, ठीक। तो ये हमेशा फ्यूचर कंप्यूटर्स की बात करता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है डीएनए कंप्यूटर को किस क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया गया? चलिए, ये नया क्वेश्चन है कि जब डीएनए कंप्यूटर बना तो इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? बायोलॉजी में हुआ, मैथमेटिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, या फिजिक्स में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले डीएनए कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नैनो कंप्यूटर किस स्तर पर कार्य करता है? तो हमेशा नैनो लेवल पे। शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार की तकनीकी है? फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस बदले हुए हैं, तो भी ध्यान देना है कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो हमेशा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे। देखिए, ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एनालॉग टेक्नोलॉजी, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं प्यारे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है फ्यूचर कंप्यूटर में कौन शामिल है? ठीक है, फ्यूचर कंप्यूटर में कौन शामिल है? अब देखिए, इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कौन नहीं शामिल है। तो जब आप अच्छे से पढ़ाई करके रखेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन उसी में से रहता है। अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर कंप्यूटर में कौन सा शामिल है? क्वांटम कंप्यूटर भी है, ऑप्टिकल भी है, डीएनए कंप्यूटर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीके से रिलेटेड, कंप्यूटर के जीके से रिलेटेड, आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपका दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। तो सीडेक का मुख्यालय पुणे में है, जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा था मेरा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है सीडेक की स्थापना किस वर्ष हुई? सीडेक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सीडेक संस्था जो है 1988 में बनके तैयार हुई, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का जो है वो परम था आपका, ठीक है, परम 8000 था आपका, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट, सीडेक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सीडेक किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो सीडेक जो है संस्था वो मेटी के अंदर काम करता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट, परम 8000 का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो आपको अभी ऑप्शन में बताया गया है, पहले भी आपने देखा कि सीडेक संस्था जो है वो आपका परम सुपर कंप्यूटर बनाती है। तो सीडेक जो है यही संस्था थी जो परम कंप्यूटर 8000 बना के डिप्लॉय की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए तो सीडेक संस्था की बात कर रहे हैं। सीडेक जो है सेंटर, यहां पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सीडेक का फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों, ठीक, नोट करके रखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट,
एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंटरनेट चेंज सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसलिंग, नेटवर्क इंडिया सेंटर। तो इसका जो ऑप्शन है एनआईसी, एनआईसी जो है, चलिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एनआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जो है एनआईसी और सीडेक, ये जो संस्थाएं हैं वो मेटी के अंदर काम करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, ठीक है। ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि मेटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है एसटीक्यूसी का संबंध किससे है? एसटीक्यूसी का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये हमारा संबंध है क्वालिटी सर्टिफिकेशन से, ठीक है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन से, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है ईआर नेट इंडिया का पूरा नाम क्या है? ईआर इंडिया का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन रिसोर्स नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नेटवर्क, ठीक है। तो ईआर नेट का जो है पूरा नाम एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, RNED का जो फुल फॉर्म है, ईआर का फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर इज द ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट, ईआर नेट इंडिया जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैसा कि फुल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा कि एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा एवं शोध नेटवर्क से ये संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है नाइलेट का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अगर फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, ये एक सोसाइटी के अंतर्गत आ रहा है, डोएक सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है। नाइलेट का पूरा नाम जो है वो डोएक सोसाइटी है प्यारे बच्चों। पहले जो हमारी CCC का एग्जाम होता था, पहले डोएक सोसाइटी ही कराती थी, बाद में एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया नाइलेट जो है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये डोएक सोसाइटी के अंतर्गत ही कार्य करती है। ठीक, चलिए नाइलेट किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो आईटी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करता है नाइलेट। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किससे संबंधित है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग की बात करें तो सुपर कंप्यूटर के विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हो, सीडेक संस्था की बात हो, ठीक है, ये सारे सब चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मेटी के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है UIDAI किससे संबंधित है? तो UID आपने नाम बहुत प्रचलित नाम है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो ये आधार कार्ड से संबंधित होता है प्यारे बच्चों। ठीक, UIDAI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो UID का पूरा फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं यूनाइटेड लिख देगा, कहीं यूनिवर्सल लिख देगा, ठीक है, यूनिक इंटरनेट अथॉरिटी लिख देगा, तो इस तरीके की चीजों से आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों। ठीक, इसरो किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसरो जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत कार्य करता है, मतलब अंतरिक्ष का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? ठीक, तो शिक्षा का है, रक्षा अनुसंधान का, बैंकिंग का है या कृषि का है? तो इसका जो काम है डीआरडीओ का वो रक्षा अनुसंधान का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है एनआईसी का मुख्य कार्य क्या है? एनआईसी का मुख्य कार्य क्या है? ई गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग की सेवा, कृषि की सेवा या खेल की? तो एनआईसी का जो मुख्य कार्य है वो प्यारे बच्चों वो ई गवर्नेंस सेवाओं से रिलेटेड काम करती है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, इसलिए एनआईसी का जो मुख्य कार्य है वो ई गवर्नेंस सेवाएं है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसटीपीआई का पूरा नाम क्या है?
STPI का पूरा नाम क्या है? तो STPI जो होता है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है, जो क्या करती है सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम यहाँ पे होता है। तो जो भारत सरकार के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनकी टेस्टिंग करना, ठीक है, वो सारा काम यहाँ पे होता है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है STPI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो STPI जो होता है वो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनका जो प्रमोशन का काम होता है, उनके एक्सपोर्ट का जो काम होता है, वो STPI का मुख्य उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्ट इन किससे संबंधित है? सर्ट इन किससे संबंधित है? तो ये जो सर्ट इन होता है वो हमेशा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, सर्ट इन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सर्ट इन का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। कभी कभी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी लिख देता है, तो ये भी सही ऑप्शन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में आईटी नीति किस मंत्रालय से संबंधित है? आईटी जो नीति है वो मेटी से रिलेटेड होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई? यानी कि एनआईसी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआईसी नेट किससे संबंधित है? तो सरकारी नेटवर्क से संबंधित होता है एनआईसी नेट प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये भारत सरकार का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हमें सर्विसेज मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट है सीएससी का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो सीएससी का पूरा नाम जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर है प्यारे बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कोई कंप्यूटर मत कर दीजिएगा, कंप्यूटर सर्विस सेंटर मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सीएससी किस योजना से संबंधित है? तो सीएससी जो है वो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया किससे संबंधित है? तो सीएससी जो है वो डिजिटल इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर था। बीपीओ प्रमोशन स्कीम किससे संबंधित है? तो जो बीपीओ होता है, ठीक है, वो हमेशा आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। जहां पे आप देखते होंगे कि बीपीओ में ऐसा होता है जैसे कॉल सेंटर का काम हो गया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस या भारत सरकार की जो आईटी से रिलेटेड जो कंसल्टेंसीज होती हैं, मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब चीजों की जो डीलिंग होती है वो यहाँ बीपीओ के से डीलिंग होती है, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है मेरे बच्चों। ठीक, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी किससे संबंधित है? तो एनईजीपी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण से संबंधित माना जाता है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनआईसी नेट किसका नेटवर्क है? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि एनआईसी जो है भारत सरकार का नेटवर्क है, यानी कि सरकारी नेटवर्क है। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। एसटीक्यूसी का पूरा नाम क्या है? एसटीक्यूसी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो एसटीक्यूसी जो है वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन का काम करती है। ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज करती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उनका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम ये एसटीक्यूसी संस्था करती है। तो एसटीक्यूसी का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है एनआईएक्सआई का पूरा नाम क्या है? एनआईएक्सआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेटवर्क इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया या नेशनल इंटरनेट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भी चीज आपको याद करना प्यारे बच्चों नहीं याद होता है तो आप उसको लिख करके 2-3 बार लिख लीजिएगा, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज लगता है कि इसमें मुझे और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं कमेंट अक्सर देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स भी दूंगा और आपके सोल्यूशन का भी रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा, रिप्लाई करूंगा मैं आपके कमेंट का प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, सीसीए का पूरा नाम क्या है, ठीक है। सीसीए का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी, या कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेंट्रल कंप्यूटिंग अथॉरिटी, कंप्यूटर अथॉरिटी, या चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आईटी एक्ट बना था, ठीक है, 2000 में, और उसमें जो एक सेक्शन होता है 17 के तहत ये एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनी, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि जो डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, उन सब चीजों को वो अथोराइज करना, एक रूट बनाना उन्हीं के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारे काम कंट्रोल सीसीए करता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी करता है प्यारे बच्चों, जो डिजिटल सिग्नेचर आप देखते होंगे उन सब चीजों का। नेक्स्ट, सर्ट इन किससे संबंधित है, ठीक है। सर्ट इन किससे संबंधित है? तो ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड होता है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, ठीक है मेटी। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो जैसा कि हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि सीडेक संस्था जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीडेक, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट, एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, नाइलेट किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो नाइलेट जो है वो हमेशा आईटी शिक्षा और प्रशिक्षण में ही काम करती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसरो किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो जो इसरो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करता है। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान का कार्य करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक। एनआईसी नेट क्या है? एनआईसी नेट जो है वो भारत सरकार का संचार नेटवर्क है, इसलिए इसको हम लोग एनआईसी नेट कहते हैं। चलिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल जो सेवाएं है उसका विस्तार करना, उसका एक्सपेंशन करना, ये सारे काम डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन किससे संबंधित है? तो जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है वो हमेशा सुपर कंप्यूटर के विकास से संबंधित होता है प्यारे बच्चों, ठीक। आधार किस प्रकार की पहचान प्रणाली है? तो आधार जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ये हमेशा यूनिक पहचान प्रणाली का कार्य करती है, ठीक। चलिए, साइबर स्वच्छता केंद्र किससे संबंधित है? तो साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो साइबर सुरक्षा और मैलवेयर हटाने से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, ठीक। आई होप आपको हमारा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है कोई चीज का तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं प्यारे बच्चों कमेंट करके। और अगर आपको बुक चाहिए या क्वेश्चन पूरे आपको एज ए पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पे उसका नोट्स सारा चीज प्रोवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मेहनत करते रहिए ताकि आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाए प्यारे बच्चों। कंपटीशन वैसे भी तगड़ा है, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने का एक तरीका है प्यारे बच्चों कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप उसको अच्छे रेगुलर पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़ते पर रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंसीज होनी चाहिए आपके, ठीक है। और वही पढ़िए, ज्यादा भ्रमक चीजों में मत पढ़िए, क्योंकि आजकल आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत भ्रमक चीजें आपको गुमराह करेंगी, ये भी वीडियो देख लें वो भी वीडियो देखें। आप किसी एक को गाइड मान लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, और उसी के अनुसार चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और खुद भी मेहनत करते रहिए, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।